Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 26 June, so let's get started. Now मैंने कल आपके साथ दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग के जी राम जी पर एंड एंटी डिफेक्शन पर लेक्चर्स अपलोड किए थे। आप में से कुछ लोगों ने देखे हैं, कुछ ने नहीं देखे होंगे। बट सी ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज़ें पहले पढ़ी नहीं होंगी या आपको पता नहीं होंगी। बट मेरे लेक्चर्स का जो मोटिव होता है कि आपको चीज़ें याद ही हो जाएं साथ साथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर कभी कोई अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको वो ट्रेन किया गया उस तरीके से कि आप जो कंटेंट आपके पास है जितना भी है आप वो हैंडल कर लोगे। ओके। एंड आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाते हो, यानी कि जो वे फॉरवर्ड भी होता है आपका फर्दर स्टेप वो प्रैक्टिकलिटी रिफ्लेक्ट करे। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने देखा, ये नहीं कि बस कहीं से भी हाई फाई पॉइंट। अब कोचिंग्स वाले थोड़े हाई फाई पॉइंट इसलिए लिख के चलते हैं कि ये दिखे कि बच्चे को कि देखिए सेल्फ स्टडी भी इतना आसान नहीं है, आपको चीज़ें थोड़ी टफ होती है, टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। बट नहीं, कल हमने देखा कि हम जिस तरीके से न्यूज़ डिस्कशन करते हैं, जितना इसमें पढ़ते हैं उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं अपने आंसर्स या नहीं। और जी राम जी स्कीम में सिर्फ की प्रोविजंस ही नहीं, उसके लिए अभी जो लेटेस्ट रूल्स इशू किए गए हैं मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर लिए थे, और उसके अलावा जो अदर रिफॉर्म्स लिए गए वो भी हमने बात कर ली थी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन दो टॉपिक्स को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। चलो, आज की पहली न्यूज़ है 3 स्टेट क्लोज रैंक्स ऑन तुंगभद्रा बेसिन। तो अब देखिए यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रहा है। बट सच्चाई यही है कि सभी स्टेट रिवर वाटर के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन किसी ने भी प्रैक्टिकली कोई एफर्ट्स कभी नहीं लगाए इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने में। ओके, तो यहाँ पे सेंटर ने कुछ चीज़ें, जब मैंने आपको डैम सेफ्टी एक्ट पढ़ाया था लास्ट ईयर, तब मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें कि केंद्र सरकार कैसे इस तरह की रिवर्स को मैनेज करेगी और उसमें यूनियन का रोल क्या रहेगा। मैं उस चीज़ में अभी दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल के लिए अगर हम देखें कि आखिर इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो क्या सकते हैं, पहले हम तुंगभद्रा रिवर का थोड़ा मैप देख लेते हैं और उसी के साथ थोड़ा हिस्टोरिकल साइड भी देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर है आपका कर्नाटका, और दिस इज़ योर कर्नाटका, दिस इज़ योर तेलंगाना, और इधर है आपका आंध्र प्रदेश। अब इन तीनों स्टेट्स में से ये रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है तुंग का, इधर से होता है भद्रा का, दोनों मिलके आगे चल के बनती है तुंगभद्रा रिवर। ओके, और यहाँ पर अब आप अगर थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल में जाओ तो आपने देखा होगा कि पहले जो सदर्न डायनेस्टी थी वो एक रीजन के लिए बार बार लड़ती थी, कॉल्ड एज रायचूर दोआब। ये जो रायचूर दोआब है, ओके, क्योंकि यहाँ यहीं पर जाकर ये तुंगभद्रा और कृष्णा मिलकर बहुत ही फर्टाइल एरिया बनाती थी, और उस टाइम जो भी रेवेन्यू का सोर्स होता था वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड ही होता था। तो ये रायचूर दोआब हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा, इवन बिटवीन द बहामनीज एंड द विजयनगर एम्पायर। ओके, उसके बाद फिर जब छोटी छोटी डायनेस्टी आई तब भी, तो आप समझ सकते हैं तुंगभद्रा रिवर की इंपॉर्टेंस कितनी है यहाँ पर तीनों स्टेट्स के लिए विथ रिस्पेक्ट टू देयर एग्रीकल्चर नीड, और यू कैन से दी फर्टिलिटी। ओके, अब इसके बारे में कुछ बातें जानिए कि अगर हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, रिवर में उतना पानी नहीं है जितनी हमारी इस वक्त नीड है, ये तो श्योर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स बहुत तेज़ी से बात कर रहे हैं डेटा सेंटर्स बनाने की। ओके, तो यहाँ पर वाटर का क्राइसिस तो बढ़ना ही है। तो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचो कि आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। पहली बात तो कि इसमें से तेलंगाना को हटा दो तो बाकी दो स्टेट्स क्या हैं, कोस्टल स्टेट्स। तो यहाँ पर इनको ज़रूरत है कि ये इन्वेस्ट करें मैसिवली इन डीसैलिनाइजेशन प्लांट, यानी कि समुद्र के पानी को ही वो एग्रीकल्चर और पीने के पानी के लायक बनाएं, जैसे कि पूरा का पूरा दुबई ने कर रखा है, अधिकांश सऊदी अरेबिया ने कर रखा है क्योंकि उनके पास भी कोई ग्राउंड वाटर सोर्सेज नहीं है वाटर के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसराइल ने कर रखा है। और इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपसे कहा भी था, इसराइल ने एक गिफ्ट भी दिया था इंडिया को, और डीसैलिनाइजेशन प्लांट की टेक्नोलॉजी पर भी बात की थी कि हम इसकी और ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। दूसरा, एयर से वाटर, एयर में जो मॉइस्चर होता है उससे वाटर बनाने की टेक्नोलॉजी भी शेयर करने की बात की थी इसराइल ने जब उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। ओके, तो यहाँ पर इन सभी स्टेट्स को अपनी वाटर नीड के लिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट की तरफ भी देखना चाहिए। क्लियर।
दूसरा, कुछ सिंपल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि मैंडेटरी होना चाहिए हर घर में, और अगर एटलीस्ट घर में नहीं तो जो सोसाइटी, जो मल्टीज़ बनती हैं, उनको जब आप क्लियरेंस देते हो या उनका टैक्सेशन करते हो तो उसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम मैंडेटरी कर देनी चाहिए। और दूसरा, जैसा हमने बेंगलोर के रिस्पेक्ट में देखा था कि जो वेटलैंड्स थे, एक्वीफर्स थे, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए उन्होंने। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रखा है हर जगह। हमें सड़कें साफ़ चाहिए, हमें फुटपाथ चाहिए, लेकिन हमने इतना कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है कि हम अपने एक्वीफर्स को रिचार्ज होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ये कुछ ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन है जो किए जा सकते हैं पब्लिक के लेवल पर भी या लोकल गवर्नमेंट्स के लेवल पर भी। ओके, नेक्स्ट इज जो हमारे रिवर बेसिन है उन पे कर रखी है हमने एनक्रोचमेंट। तो यहाँ पर अपने रिवर बेसिन की एनक्रोचमेंट को रिड्यूस किया जाए और रिवर्स का जो पूरा कैचमेंट एरिया है उसको वापस से उसको दिया जाए। ओके, नेक्स्ट इज कि ये जब बेसिन हम लोग बेटर बना लेंगे तो जो वाटर का रन ऑफ होता है, इस वाटर रन ऑफ को, कंक्रीट है सारी तरफ, तो वाटर रन ऑफ क्या होगा, शहर में से पानी बहता जा रहा है और नीचे जाके लो लैंड एरिया में जाके इकट्ठा हो जाएगा और फिर जाके समुद्र में चला जाएगा, बट आप उसके किसी काम नहीं आएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम कर सकते हैं, जिसको हम मियावाकी फॉरेस्ट कहते थे, अर्बन फॉरेस्ट। उस तरह के छोटे छोटे फॉरेस्ट बिटवीन द सिटी हमें बनाने होंगे, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड एक्वीफर्स जो हैं उनको रिचार्ज करने की बात करते हैं। सो अर्बन फॉरेस्ट कह लो या ट्री प्लांटेशन कह लो, इन सब चीज़ों को एनकरेज किया जा सकता है एट द लोकल लेवल, ताकि वाटर रन ऑफ कम हो सके। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समझ लिए कि सिर्फ रिवर डिस्प्यूट पे एक दूसरे को ब्लेम करने से या साथ में आके स्टेज पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें कर देने से कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बातें आज की नहीं है। सिंस 1985 अलग अलग रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच, लेकिन उनमें से एक भी स्टेट ने इन चीज़ों को लेके सीरियस मेजर्स नहीं लिए हैं। डेटा सेंटर पे मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे भी वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा आपका, राइट। दूसरा, सरकार इथेनॉल को बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है, और इथेनॉल को भी अगर प्रमोट कर रहे हो तो आप यहाँ भी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में आप करीब 11,000 लीटर वाटर यूज़ करते हो। तो इथेनॉल प्रोडक्शन में भी हम लोग जो वाटर का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब डेटा सेंटर के रिस्पेक्ट में कल हमने हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। 2 चीज़ों की तरफ देखना चाहिए, एक जो स्पेस एक्स जैसी कंपनी देख रही है कि स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर बनाएंगे हम, जो ऊपर ही उनका सोलार के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी भी ले लेंगे, उनकी कूलिंग भी वहीं हो जाएगी, क्योंकि वो हीट वगैरह जो उनको एमिट करनी है वापस, वो वहीं से स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर देंगे। दूसरा, जो चाइना ने मॉडल बनाया कि उसने अंडर द ओशियन एक डेटा सेंटर बनाया है, तो वो पानी से अपने आप ही कूल होता रहता है, उसमें कोई इशू आता नहीं है वहाँ पर। और वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वही इलेक्ट्रिसिटी वहाँ यूज़ हो जाती है। तो ये चाइना ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला हुआ है डेटा सेंटर्स का। ओके, रही बात इथेनॉल की, तो इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, बस एक ही चीज़ कर सकते हो कि जिन स्टेट्स में जो वाटर रिच स्टेट्स हैं, अब आप वाटर स्ट्रेस्ड या वाटर स्कार्स स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, इनमें प्रमोट मत कीजिए इथेनॉल प्रोडक्शन को, लेकिन वो गडकरी जी करते हैं क्योंकि वो नागपुर से आते हैं, वहाँ पे शुगर केन कल्टीवेशन बहुत होता है, तो उनको लगता है कि मेरी तो सारी फैक्ट्रीज वगैरह यहीं लगी हैं, बेटे की भी जो फैक्ट्रीज हैं वहीं लगी हुई है। लेकिन वाटर रिच स्टेट, स्पेशली स्टेट्स लाइक बिहार, ठीक है, इनमें आप इथेनॉल प्लांट लगाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर दैन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। तो ये होगा एक प्रॉपर प्लानिंग से। ओके, तब जाकर हम लोग ये जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं बार बार वाटर को लेकर, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इसके बारे में जान लिया। बाकी इस न्यूज़ में और कुछ काम का नहीं है। तुंगभद्रा रिवर आगे जाके कृष्णा में मर्ज हो जाती है, वो मैं आपको पुराने लेक्चर्स में दिखा ही चुका हूँ। चलो, ऑपोजिशन सीक रोल बैक ऑफ न्यू FCRA रूल। अब ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन ये आपको समझ में जब ही आएगा जब आपने पूरा जो मैंने आपको लेक्चर दिया था FCRA पे, वो लेक्चर देखा हो। किस दिन के न्यूज़ डिस्कशन में किया था आई डोंट रिमेंबर। ओके, बट मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि मैं आपको इस FCRA पे दोबारा से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कराऊंगा, ताकि मैं 2010 के अमेंडमेंट, 2010 में तो आया ही था, 2026 तक जितने भी इसमें चेंजेस हुए हैं जिस वजह से सरकार ने NGOs का फंक्शन करना और मुश्किल कर दिया है, उन सारे प्रोविजंस को एक जगह पे असेंबल कर लेंगे एंड वो आपको साथ साथ याद भी हो जाएंगी।
अभी सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा है कि हम कुछ रूल्स बना रहे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रजिस्टर करना होगा अंडर वन ऑफ द 5 कैटेगरीज। जो भी आपके फंक्शन हो सकते हैं वो स्कैटर्ड नहीं हो सकते, आपको इन 5 कैटेगरीज में ही वर्क करना होगा: सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिलीजियस। ओके, इसके अलावा आपको डिस्क्लोज करना होगा कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो और किस जियोग्राफिकल रीजन में करोगे, यानी कि आपको जियोग्राफिकल एरिया भी लिमिट कर दिया गया है। आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट, पब्लिकेशंस, ये सब आपको डिस्क्लोज करने होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको हर कैटेगरी, अगर मैं एक से ज़्यादा कैटेगरी में वर्क करना चाहता हूँ या मैं एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में वर्क करना चाहता हूँ, तो मुझे हर एक के लिए सेपरेट फ़ी पे करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे ऑपोजिशन का भी यही कहना है कि इन्होंने रेगुलेट नहीं किया, इन लोगों ने स्ट्रैंगुलेट कर दिया है एनजीओज़ को। नाउ दीज रूल्स इंट्रोड्यूस द वेग टर्म्स सच एज प्रोसेलिटाइजेशन। अब प्रोसेलिटाइजेशन क्या है? दैट मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। अब ये टेम्पटेशन और इंड्यूसमेंट के थ्रू किया जाता है, कोई फ़ायदे देकर, या फिर जेन्युइनली कोई अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है आउट ऑफ हीज पर्सनल बिलीफ और आइडियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे एक वेग टर्म यूज़ किया है प्रोसेलिटाइजेशन को रोकने के लिए, बट वेग है, किसी भी तरीके से मिसयूज़ हो सकता है किसी भी एनजीओ की फंडिंग वगैरह रोकने के लिए। अब इसमें याद कीजिएगा, मैंने आपको उस दिन बताया था, तब मैंने कहा था कि बीच में एक और अमेंडमेंट लाए थे, हालांकि उसको बाद में सरकार ने वापस ले लिया, कि अगर कोई भी एनजीओ का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है, ठीक है, या हमने डिसमिस कर दिया, तो उसके जितने एसेट होंगे, जितने भी उसके एसेट्स होंगे, वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है और किसी एक अथॉरिटी के अंडर में रख सकती है, जो भी सरकार चाहेगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था कि अगर पहले तो सरकार ही रिन्यू ना करे कि नहीं हम नहीं दे रहे आपको, और फिर उनके सारे स्टेट्स आप एक्वायर करके एक अपनी अंडर की किसी अथॉरिटी को दे दोगे, तो ये बहुत डेंजरस प्रोविजंस था। तो फिर इसका प्रोटेस्ट हुआ और इसको बाद में कैंसिल किया गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। एंड प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ आप लोग सारे लेक्चर्स देखिए, कुछ मिस मत कीजिए, और जिस दिन का अगर मिस हो भी जाए तो बाद में देख लो, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक अलग लेवल की आपकी थॉट प्रोसेस और ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाएगी। चैनल का नाम ही है आपकी प्रिपरेशन ईजी बनाना है हमें। ओके, लेकिन अगर आप रॉट लर्निंग की तरफ जाओगे तो वो बाद में दिक्कत होगी। अब मैं अगर आपको जी राम जी की सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करता और बस आप बाद में उठा के एक बुक से पढ़ने की कोशिश करते, याद रखना मुश्किल हो जाता। उस वक्त पढ़ते जब लगता कि याद हो जाएगा, बट नहीं होता। बार ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने किया है, बट देखिए ऐसे नॉर्म्स कई स्टेट्स में ऑलरेडी, कि सरकार में जो डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल उनकी 1-2 लाख रुपए जो भी सैलरी हो, उसके बाद भी वो लोग यहाँ हॉस्पिटल से गायब रहते हैं और अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक पर काम करते हैं। उनको लगता है वहाँ पे तो हम 4 लाख 5 लाख कमा लेते हैं। तो इस चक्कर में ये लोग डबल बेनिफिट लेते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, पब्लिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है वो इम्पैक्ट होती है कि डॉक्टर साहब अभी है नहीं। ओके, तो इस तरह का बैन ऑलरेडी है, और इसके लिए सरकार इनको फर्दर इंसेंटिव भी देती है, यानी कि एक तरह का अलाउंस देती है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो हम आपको इंसेंटिव भी देंगे, और सैलरी तो देती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के नॉर्म्स जो होते हैं उनको फिर भी वायलेट किया जाता है। तो त्रिपुरा ने भी वही कोशिश की है, बार दी फैकल्टी मेंबर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, बट इससे कुछ होना नहीं है, ये रुकना जाना नहीं है फिर भी। और इसके लिए इन्होंने 20% हाइक भी दिया है उनको बेसिक पे में, ताकि ये एक नॉन प्रैक्टिस का अलाउंस दिया जाए। ये सब स्टेट्स देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देखते हो कि सरकारी अस्पताल से डॉक्टर मिसिंग होते हैं और वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे होते हैं। ओके, ये हमने समझ लिया है, मतलब ये इशू काम का नहीं है, लेकिन हम किस तरीके से रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हैं वो हमने जान लिया। ये FCRA के रूल्स हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आपके पास, और मैं इसको दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब हमने समझ लिया है ऑलरेडी पिछले 2 दिन के लेक्चर्स में। क्लियर? तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही। चलो, यहाँ पर मिस्टर अश्विनी कुमार, ये लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, ये AI रेवोल्यूशन को लेकर ही कुछ कह रहे हैं, और एकदम सिंपल सी बात कह रहे हैं जो हम लोग पहले से डिस्कस करते आए। और ये पॉइंट्स मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मोदी जी ने भी रिपीट किए थे यहाँ पे जब हमारे यहाँ सबमिट हुआ था, कि आखिर इस पूरे आर्टिकल में हमारे काम के बस कुछ पॉइंट्स हैं मोस्टली, कि हमें करना क्या चाहिए। तो क्या हमने नहीं कहा था कि हम लोग इसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए AI का,
द फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर रिप्लेस नहीं करना है ह्यूमन को, मैन पावर को रिप्लेस नहीं करना है, हमें हमें सप्लीमेंट करना है ताकि जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी और बेटर हो सके, और जो वर्कलोड होता है, जो टाइम होता है, वो और रिड्यूस हो सके। आज हमारे यहाँ पूरी दुनिया में नॉर्म है कि 8 घंटे काम करना है, 9 घंटे करना है। अगर ये उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है, कम मेहनत से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो, तो कल को आपका टाइम भी रिड्यूस किया जा सकता है कि चलो अब इंसान इतना भी मेहनत करके क्या करेगा, वर्क आवर को थोड़ा कम किया जाए। ओके, सो ओवरऑल कि हमें ह्यूमंस को डिस्प्लेस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलना है, हमें डिप्लॉय तो करना है एआई, लेकिन उसको रेगुलेट भी इतना करना है कि एटलीस्ट एक इंडिविजुअल की ह्यूमन डिग्निटी बनी रहे, कि उसका जो सेल्फ वर्थ है, कि उसको लगता है कि वो काम करता है वो बना रहे, उसकी जो इमोशनल वेलबींग है वो बनी रहे। मशीन्स के साथ हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें मशीन्स को यूज़ करना है टू इम्प्रूव आर एफिशिएंसी, रिप्लेस नहीं करना है ह्यूमंस को। ओके, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलना है। दूसरा, एक रोबस्ट रेगुलेशन ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हमने एआई अपना नेचुरल पाथ ले सके, अपने आप डेवलप हो सके, तो हमने क्या कर रखा है, वर्ल्ड ओवर जो भी कंपनीज कर रही हैं हम करने दे रहे हैं कि चलिए आप लोग वॉलेंटरीली नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स ले लो कि आप लोग किस तरीके से रेगुलेशन फॉलो करोगे। अभी हम आप पे कोई ज़्यादा इम्पोज नहीं करना चाहते, एटलीस्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब इसको लीगली एनफोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आगे जा रही हैं और ये ओवरऑल वर्क सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही हैं। ओके, इवन जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसके भी कई जगह वायलेशन देखे जा रहे हैं, किस तरीके से डेटा चोरी किया जा रहा है, डेटा थेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ लीगली एनफोर्सेबल नॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है हमें, ताकि हम एआई की ग्रोथ को अब एकदम फ्री ना छोड़ें, उसमें रेगुलेट करें, ताकि कल को वो ह्यूमंस को ही पूरा रिप्लेस करना ना शुरू कर दे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसके मिसयूज़ ना शुरू हो जाएं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े ही हैं। रोबस्ट रेगुलेशन के थ्रू ही हम इसका ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इंश्योर कर सकते हैं। फिर दूसरा, जैसा मोदी जी ने भी कहा था कि हमें यहाँ पर डेमोक्रेटाइज करना है इसको, डेमोक्रेटाइज दी एआई। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने फ्रंटियर एआई समझा था, यानी कि जो ह्यूमंस की तरह अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, जैसे हमने ड्रोन वाले लेक्चर में देखा था, तो इस तरह की जो फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे वो ओपन सोर्स कोडिंग और सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है टू एड्रेस दी लोकल नीड, यानी कि वो फिर से एक बार हमें टेक्नोलॉजी में जो डिविडेंड आ गया था वो क्रिएट नहीं करना है, इसको डेमोक्रेटाइज करना है, सबके लिए एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि जो एआई को समझ पा रहा है वो करियर में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ठीक से नहीं समझ पा रहा है वो पीछे छूट जा रहा है। ओके, तो अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से, अपने कल्चरल के हिसाब से आप उसको डेमोक्रेटाइज कीजिए। एंड फोर्थ इज, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा था कि इंडिया मस्ट पुश फॉर बाइंडिंग रोबस्ट एंड एनफोर्सेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, इंडिया मस्ट पुश फॉर दिस, और ये मोदी जी का ही स्टेटमेंट है, जो आप चाहे इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लो या कंक्लूजन में यूज़ कर लो, जो उन्होंने इंडिया एआई समिट में यूज़ किया था। ये इंडिया का स्टैंड रिफ्लेक्ट करता है कि आखिर हमारा एआई को लेकर क्या स्टैंड है। ओके, और अल्टीमेटली द एनफोर्सेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू गवर्न एआई फॉर लार्जर ग्लोबल गुड। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स एम्फेसाइज किए थे उन्होंने कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए एआई का, दूसरा रोबस्ट रेगुलेशन के थ्रू ही हो पाएगा ये, और डेमोक्रेटाइज करना है इस एआई को, ताकि हम फिर से वो वाला कल्चर ना क्रिएट कर लें वर्ल्ड में वेयर देयर इज़ अ डिजिटल डिवाइड। ओके, अब इसके साथ एक कोट और लिख लेना जो इस आर्टिकल में ही आया है, दैट इज समनिंग द डेविल। आपने राक्षस को बुला तो लिया, लेकिन आपके पास उसकी काट नहीं है, फिर अगर वो बेकाबू हो गया तो आप उसे रोक नहीं पाओगे। बस वही हाल था यहाँ पे, समनिंग द डेविल विदाउट ए किल स्विच। ये कोड आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एआई।
ओके, तो यहाँ पर इन्हीं 3-4 पॉइंट्स पे हमें बात करनी थी। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, रोबस्ट रेगुलेशन, डेमोक्रेटाइज एआई और अल्टीमेटली इंडिया का जो स्टैंड था जो मोदी जी ने एआई समिट में बोला था। ओके, सो बस इस आर्टिकल में यही था। अब सेकंड आर्टिकल है यहाँ पे शिप बिल्डिंग के लिए, इंडिया शिप बिल्डिंग एम्बिशन कैन सेल विद कोरिया। अभी जिस लड़के ने भी लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं को हम किसी भी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इसने शिप बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन हमारे जो चैलेंजेस हैं या जो हमें करने की ज़रूरत है वो ओवरऑल हमारे हर सेक्टर के लिए सेम है। अब मैं अगर इस आर्टिकल से आपको 3 की चैलेंजेस बताऊं जो इनका कहना है, फर्स्ट इज़ वी हैव अ लैक ऑफ इकोसिस्टम फॉर शिप बिल्डिंग। तो ये बात हमारे यहाँ हर सेक्टर के लिए ट्रू है। जब हमने चिप बनाने की, सेमीकंडक्टर बनाने की बात की, तब भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम थी, वी हैव लैक ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, दूसरा, देयर इज़ अ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी बॉटलनेक्स। तो ये हर सेक्टर में, किस सेक्टर में नहीं है हमारे पास पॉलिसी और रेगुलेटरी बॉटलनेक्स, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे एक जनरलाइज फ्रेमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए, आपके पॉइंट्स, आपके चैलेंजेस या आपके फर्दर स्टेप्स यही रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ अ जनरलाइज फॉर्मेट जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज बनता है कैपिटल कंस्ट्रेन। अब बताओ क्या ये 3 चैलेंजेस सिर्फ शिप बिल्डिंग में है या सभी में है ना? सभी में आएंगे ये सब। लैक ऑफ इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास वो वर्कफोर्स नहीं है हाईली स्किल्ड या फिर टैलेंटेड। तो जब हमने सेमीकंडक्टर का लेक्चर किया था ना मेंस 450 में, उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे पास स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कफोर्स नहीं है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इनकी डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, दूसरा कि अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो तो आपके पास क्या लोकल सप्लायर बेस है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स के लिए तो आप डिपेंड हो आउटसाइड दूसरी कंट्रीज़ पर, चाइना जैसी कंट्रीज़ पर। इवन अडानी ग्रुप ने भी काफ़ी सारी कैपिटल मशीनरीज मंगवाई थी चाइना से, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनर चाहिए थे वो भी चाइना से आने थे, लेकिन उस टाइम हमारा गलवन वाला इंसिडेंट हो गया, फिर 2-3 साल तक हमने उनको वीज़ा दिया नहीं। ओके, फिर अडानी को ही ग्रुप बोलना पड़ा सरकार को कि वो दीजिए, क्योंकि ये मशीनें से पड़ी हुई हैं, इनको ऑपरेट नहीं कर सकते इंडियंस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लोकल सप्लायर बेस भी नहीं है। तो किसी भी चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाएं तो प्रॉब्लम यही आएगी, लोकल सप्लायर बेस नहीं है, दैट इज़ रॉ मटेरियल काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो लैक ऑफ इकोसिस्टम हमारे पास है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है लैक ऑफ इकोसिस्टम की। नेक्स्ट इज पॉलिसी और रेगुलेटरी बॉटलनेक्स। तो ये इश्यूज भी हर तरफ रहते हैं। फर्स्ट इज कि रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आज आप कुछ नॉर्म्स बनाते हो, कल को आप कुछ और नॉर्म्स बना देते हो, तो आपके रेगुलेशन में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। और ये कई बार कंपनीज ने कंप्लेन किया है कि हम कुछ प्लान करते हैं और फिर सरकार 1-2 साल बाद उनमें कुछ रूल्स में, पॉलिसीज़ में चेंज कर देती है। ओके, देन देयर इज़ लैक ऑफ लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी। हमारे यहाँ पर स्टेट और कंपनीज के डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो वोडाफोन वाला केस याद कीजिए, टैक्स इश्यूज़ का। तो टैक्स को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज़ कंपनी और सरकार के बीच में चलते रहते हैं। तो अभी जो हमने यूके के साथ साइन भी किया, उसमें हमने क्या कहा था, जो अभी हम नए एफटीए साइन कर रहे हैं उसमें, कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें होगी ना, तो वो या तो हम ऑस्ट्रेलिया जैसा कर लें कि इंडस्ट्री और स्टेट का डिस्प्यूट भी अगर है तो उसको स्टेट और स्टेट डिस्प्यूट माना जाए और दोनों कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करें। ओके, क्योंकि इंडिया में 5-5, 6-6 साल इन पे कुछ होता नहीं है और फिर कंपनीज परेशान होती हैं, तो वो इंडिया से एग्जिट करना पसंद करती हैं। सो देयर इज़ लैक ऑफ लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी कि आप कल लॉ कानून में क्या चेंजेस कर दो, यू नेवर नो। और दूसरा सबसे बड़ा बॉटलनेक तो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में ही है। आप कोई बिजनेस लगाने जाइए, आज हमारे यहाँ हाई स्पीड रेल क्यों डिले हो रहा है? ठीक है, लैंड एक्विजिशन की वजह से, लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों डिले हो रहा है? क्लियरेंस नहीं मिल पा रहे हैं सारे। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक भी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बनता है। तो ये 3 पॉलिसी और रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हो गए हमारे। कैपिटल कंस्ट्रेंट्स की बात करें अगर हम, तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो लो कॉस्ट पे हमें फंडिंग मिलती नहीं है। जैसे कोरिया ने अपनी कंपनीज़ के लिए किया, चाइना अपनी कंपनीज़ के लिए करता है, लो कॉस्ट में नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो लॉन्ग टर्म नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बैंक्स देते हैं वो मोस्टली आपको वही पैसा देते हैं
जो नीचे आम जनता इकट्ठा करती है, तो वो कभी अपना फंड लोन में इतने लंबे समय के लिए नहीं देना चाहते। तो जैसे न्यूक्लियर प्लांट वगैरह होते हैं, इनका जेस्टेशन पीरियड होता है कि इनको 8-8 10-10 साल तो सिर्फ ऑपरेशन शुरू करने में लग जाएंगे। यानी अगले 8-10 साल तो आप भूल ही जाइए कि अभी कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट आएगा। जब ऑपरेशन शुरू होगा उसके बाद इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म फंडिंग से थोड़ा बचना पसंद करते हैं। ओके, तो ये 3 कंसर्न आप चाहे शिप बिल्डिंग में यूज़ कर लो या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या हमारे जो सेक्टर्स हैं उनमें यूज़ कर लो। ओके, तो इसी तरीके से तैयारी की जाती है मेंस की। आप हर चीज़ हमेशा आपको एज इट इज़ याद होगी, दैट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आपके पास एक फॉर्मेट रेडी है कि अगर सेम टाइप के कोई टॉपिक्स आए तो मैं उसमें ये चीज़ें कर लूँगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कोई भी टॉपिक ले लेना, वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के अराउंड ही चैलेंजेस बनेंगे इसके। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और मैं आपको पीडीएफ तो दे ही देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे। तो ये आपके चैलेंजेस बन के आएगा मोस्टली किसी भी सेक्टर में इंडिया के। इनको ओवरकम करना ज़रूरी है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फिर इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। तो फर्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की। कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बनाए जाएं। इसमें हमने कहा था कि हम लोग ऐसे अलग से सेपरेट बैंक्स बनाएंगे, राइट। सेपरेट बैंक्स बनाएंगे जो सिर्फ लार्ज प्रोजेक्ट्स को, लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट्स को ही तैयार करेंगे। लेकिन हमने उस पर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट आगे हुआ नहीं फिर। ओके, लेकिन यहाँ पे शिप बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया था, एक सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया था। ओके, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया की पहली एनबीएफसी बनी थी जो डेडिकेटेड थी कंप्लीटली टू दी मैरीटाइम सेक्टर। तो इसी तरह की हम लोग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी सेक्टर पे अगर क्वेश्चन आया है तो ये आपका एक फर्दर स्टेप्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि आपको फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने होंगे। कुछ इस तरह की सेपरेट डेडिकेटेड एनबीएफसी बना सकते हैं हम लोग फॉर वॉट एवर सेक्टर जिस पे क्वेश्चन आया हो। देन देयर शुड बी ए सस्टेन्ड स्टेट हैंड होल्डिंग सपोर्ट। Now why I'm talking about this, because यहाँ पर कोरिया की कंपनीज चाहे आज इतने बड़े ब्रांड बने हों या चाइना की कंपनीज बनी हों, इन लोगों को गवर्नमेंट ने हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया। और फिर जब लगा कि ये कंपनी सब खुद से स्टैंड हो गई हैं, तब जाकर उनको एक पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया या फ्री हैंड दिया। ओके, सो व्हाट वी शुड डू इज इन क्रिटिकल सेक्टर्स में वी नीड टू हैव अ प्रोएक्टिव सस्टेन्ड पॉलिसी and fiscal, I'm not talking fiscal incentive, fiscal hand holding, ठीक है। क्योंकि तभी आप कॉम्पीट कर सकते हो अगेंस्ट दी ग्लोबल जाइंट्स लाइक चाइना। क्योंकि आपने कल क्या देखा था, हमने यूरोप और यूएसए भी परेशान है कि एआई फील्ड में यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है चाइना की गवर्नमेंट। तो यही चीज़ हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी ज़रूरत है, तभी जाकर हम लोग इसको आगे कर पाएंगे। तीसरा, सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब एक वेदांता फॉक्सकॉन का सबसे पहले प्लांट लगने वाला था सेमीकंडक्टर का, वो मुंबई महाराष्ट्र में लगने वाला था। फिर वहाँ पर सरकार दूसरी पार्टी की आ गई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको आर्म ट्विस्ट किया कि अपना प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट करो, जबकि उनका प्रेफरेंस था मुंबई। तो उस टाइम पर आपका ये हु इज़ दैट उद्धव ठाकरे, वो सीएम हुआ करते थे। तो उनसे कहा भी वेदांता ग्रुप ने कि देखिए आप एक काम कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर लीजिए, हम लगाना तो चाहते हैं मुंबई में, लेकिन सेंटर की तरफ से प्रेशर आ रहा है थोड़ा कि आप इसको गुजरात शिफ्ट कीजिए। ऑलराइट, और उसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो दूसरे स्टेट से शिफ्ट कर गए गुजरात में सेंटर के प्रेशर में। तो उसकी जगह आपको ज़रूरत है सेंटर स्टेट में आपसी कोऑर्डिनेशन की। ओके, ताकि दोनों इंश्योर कर सकें कि देयर इज़ अ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉट एवर डील और प्रोजेक्ट्स, और टाइमली एक फॉलो अप भी लिया जाए सेंटर से भी कि आप वो प्रोजेक्ट आने वाला था उसके रिस्पेक्ट में कुछ इशू चल रहा है, क्लियरेंस नहीं मिल रहा है सेंटर की तरफ से, तो उस पर दीजिए। या अगर स्टेट की तरफ से डिले हो रहा है तो सेंटर भी फॉलो अप ले सकता है कि आपने ये एमओयू साइन किया था, ये प्रोमिस हुए थे, ये इन्वेस्टमेंट अभी तक क्यों ग्राउंड पर नहीं आया है। ओके, दोनों मिलकर फैसिलिटेट करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री। तो वो होता भी है, जैसे अभी तमिलनाडु के जब स्टैलिन थे तो वो जर्मनी वगैरह गए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ एमओयूज साइन करे थे, राइट। देन सबसे बड़ा ज़रूरी है कि हमारा ये जो ब्यूरोक्रेसी का रेड टेप है, जब तक ये रिमूव नहीं होगा या ये इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक
कोई भी ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, एंड देन इसके अलावा आप रेप्लिकेट कीजिए जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं वर्ल्ड के। फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ कोरिया का ही मॉडल हमने देखा था, चायबोल मॉडल, जो मैंने आपको बताया था कैसे साउथ कोरिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस दुनिया भर के इंसेंटिव्स दिए कि आप सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बनाइए और बाहर जाके बेचिए और कैप्चर कीजिए वर्ल्ड का मार्केट। एक टाइम सैमसंग ने हमारा पूरा मोबाइल मार्केट कैप्चर किया हुआ था, बाद में चाइना भी आ गया, वो भी बहुत स्टेट सपोर्ट लेके आया, दुनिया भर की इंसेंटिव सब्सिडी लेके आया, उसने और सस्ते फ़ोन लॉन्च कर दिए मार्केट में। ओके, लेकिन इन सब ने अपनी कंपनीज को कहा हम मदद करेंगे लेकिन ओवरसीज़ मार्केट कैप्चर करो। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि हमारी गवर्नमेंट मदद करती है इनको, हमारे प्राइवेट कैपिटलिस्ट को, इंडिया का मार्केट कैप्चर करने में। ओके, तो यहाँ पे हमारा मोस्टली फोकस होना चाहिए जो इन लोगों ने भी किया था। फर्स्ट इज फिजिकल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा कि आप कॉम्पिटिटिव, हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बना रहे, उसके लिए आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वगैरह बनाइए ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो वो जल्दी से, मतलब जिसे हम कहते हैं कि स्पोक एंड हब मॉडल, बस हम आए वहाँ पे हमने काम शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी है तो एक एजुकेशन क्लस्टर बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर में, कि वहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, पूरा रूम सेटअप है, रिकॉर्डिंग सेटअप है, डिजिटल बोर्ड सेटअप है, आप अपनी पेन ड्राइव लगाइए और शुरू कीजिए। ओके, उस तरीके के इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो स्किल कोर्स सर्टिफिकेशन चला रहे हो इतने ज़्यादा, उसको भी अच्छे से चलाना ज़रूरी, तब जाके ये स्किल्ड वर्कफोर्स बन पाएगी और तभी जाकर हम ये मॉडल्स रेप्लिकेट कर पाएंगे वर्ल्ड ओवर के। तो ये 4-5 बातें थी जो इन्होंने इस आर्टिकल में बात की थी। चैलेंजेस, ये 3 चैलेंजेस आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आंसर लिखने में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों आर्टिकल्स करवा दिए हैं जो भी इसमें से काम के पॉइंट्स हो सकते थे। मैं आपको अननेसेसरी पॉइंट्स या बेवजह की चीज़ें नहीं करवाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है इसको आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन में। ऑलराइट, तो ये दोनों आर्टिकल्स हमने देख लिए, अब हम चलते हैं आगे। शुड इंडियन सी फेरर्स स्टॉप सर्विंग ऑन सैंक्शन शिप? देखिए क्वेश्चन इसमें पूछना नहीं है तो फालतू इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगा कि हमें ये सब टॉपिक तैयार करने हैं, मैंने लास्ट ईयर भी कराए थे, मैं दोबारा कराऊंगा। ILO वगैरह ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, UN क्लॉज प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आप किसी पर भी सैंक्शन 2 तरीके से लगा सकते हो। एक होता है UN चार्टर के अंडर में सैंक्शन लगना किसी शिप पे, ओके, या किसी कंट्री से आने वाली शिप्स पर, तो वो बाइंडिंग होता है, वो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ेगा अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल ने वो सैंक्शंस लगाएं। और दूसरा होता है कि इंडिविजुअल स्टेट भी सैंक्शन लगा सकता है, बट वो फिर फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन US ने जब सैंक्शन लगाए, अब USA है एक पावरफुल कंट्री, तो ये यूनिलेटरल सैंक्शंस थे, ज़रूरी नहीं था इंडिया के लिए या किसी के लिए मानना। तो इंडिया ने मान लिया कि ठीक है भैया हम ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना ने नहीं माना कि सैंक्शन लगवाना है ना, जाओ UN से लगवाओ तब जाके मैं मानूंगा, ये चाइना का स्टैंड था। और चाइना UN सिक्योरिटी से आप सैंक्शन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें चाइना ही बैठा हुआ है वीटो पावर लेके। ओके, तो इंडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर तो पड़ा था इस वॉर में। डार्क फ्लीट वेसल, ये हमने टॉपिक पूरा तैयार कर लिया था। डार्क शिपिंग वगैरह क्या होती है, ये दोनों टॉपिक हम तैयार कर लेंगे थोड़े दिन बाद, आज नहीं। कुकीज़ रो बॉडी एडमिट 6 नागाज वर किल्ड बाय कुकीज़। अच्छा, मैं आपको बस, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे एकदम न्यू हैं चैनल पे, उन्होंने पहले ये मणिपुर वाला इशू समझा नहीं है। मैं आपको 5 मिनट में पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ओके, अब देखिए मणिपुर का जो एरिया है ना, उसमें ये है कि 90% जो रीजन है वो है थोड़ा सा हिली टाइप का। ओके, बाकी का जो 10% है वो है प्लेन्स या आप कह लीजिए वैलीज़। ऑलराइट, अब इन प्लेन और वैलीज़ में रहते हैं मोस्टली मिताई कम्युनिटी के लोग, इनमें रहते हैं मोस्टली आपके कुकी कम्युनिटी के लोग, ठीक है। और ये थोड़ा सा रिलेट भी करते हैं अपने आप को जो कम्युनिटी से, नागा कम्युनिटी से भी। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये जो मिताईस हैं ये करीब है आपकी 53% पॉपुलेशन एंड दे आर प्रेडोमिनेंटली हिंदू, जबकि कुकीज़ जो हैं ये हैं अराउंड 45% एंड दे आर प्राइमरीली क्रिश्चियंस। ओके, अब यहाँ पर ये जो मिताईस हैं दे होल्ड लॉट ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है, और ये एसटी में नहीं आते, बट कुकीज़ जो है वो आते हैं आपके एसटी में। ओके, और इन पे ब्लेम किया जाता है कि ये लोग काफ़ी ड्रग्स वगैरह टाइप की चीज़ें कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि इलीगल चीज़ें ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं इनका, ड्रग्स वगैरह
ओके, तो इन पे ये ब्लेम किए जाते हैं इस तरीके का, लेकिन इनका कहना है कि हाँ ठीक है हम ग्रो करते हैं, मानते हैं, लेकिन असल में जो खरीदार है मोस्टली, या जो ट्रेडर्स हैं जो बाहर इन सब चीज़ों को बेचते हैं, वो यही मिताई ग्रुप के पावरफुल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन होते हैं, जो हमसे ये इलीगल चीज़ें खरीदते हैं और आगे जाके बिजनेस करते हैं। ओके, तो ये पॉलिटिकल पावर ज़्यादातर यही लोग होल्ड करते थे, और सोशियो इकोनॉमिकली भी ये लोग ज़्यादा एडवांस थे, मिताईस, राइट। लेकिन इसके बाद मिताईस को क्या लगा, अब इनके पास था अपना खुद का सीएम, दैट इज़ बीरेन सिंह। ये मिताई कम्युनिटी से आते थे, तो इन लोगों ने यहाँ पे डिमांड कर लिया कि यार इनको क्या चाहिए था, ये 10% एरिया में रह रहे हैं ना, और ऊपर 90% हिली एरिया से, ये चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर लैंड परचेज कर पाएँ, ठीक है। लेकिन लैंड परचेज करने के बीच में आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल लैंड को परचेज नहीं कर सकते, नॉन ट्राइबल्स आर नॉट अलाउड, तो ये जाके हिली रीजन्स के परचेज नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अंडर में ये प्लान बनाया कि हम मिताईस को आप एसटी का स्टेटस दे दो, पर प्रॉब्लम ये है कि आप पॉलिटिकली भी पावरफुल हो, आप लोग सोशियो इकोनॉमिकली एडवांस भी हो, तो फिर कैसे दे दें आपको ये। लेकिन फॉर सम रीज़न मणिपुर हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो उन लोगों ने साबित कर दिया कि नहीं, हमें एसटी स्टेटस भी दिया जाए और दूसरा इनको रिजर्वेशन भी दिया जाए, ये मणिपुर हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया। ओके, तो इससे कुकीज़ को नाराज़गी हुई कि हम लोग ऑलरेडी बैकवर्ड हैं, और उसके बाद जो एडवांस कम्युनिटी है आपने उसको रिजर्वेशन देने की बात कर दी। अब बीरेन सिंह क्योंकि इसी कम्युनिटी से आते थे, उनको लगा बस ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है 53% हिंदू वोट्स को एक तरफा अपनी साइड लाने का। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हिली एरियाज़ पे पुलिस के थ्रू एविक्शन शुरू करवा दिया कि कुकीज़ को निकालो यहाँ से, ठीक है, इनके जो विलेजेस हैं इनको खाली करवाओ, राइट। अब ये जब एविक्शन शुरू हुआ तो वहाँ पे जो उनके ट्राइबल स्टूडेंट्स के फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ करते थे, उन सब के बीच में थोड़ी सी झड़प होना शुरू हुई, और यहाँ पे ये फोर्स्ड एविक्शन के थ्रू जब चीज़ें हुई, एविक्शन ड्राइव के थ्रू, तो फिर यहाँ से इन सब चीज़ दो रीज़न की वजह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि काफ़ी सारे कुकी, नागा, जो कम्युनिटी के लोग म्यांमार की तरफ से आए, ये लोग इलीगली बसे हैं, हम गाँव खाली कराएंगे। तो एविक्शन ड्राइव और मणिपुर हाई कोर्ट का ये जजमेंट कि एसटी का स्टेटस भी दे दो और रिजर्वेशन भी दे दो, क्योंकि एसटी का स्टेटस मिलते ही ये लोग वहाँ पे लैंड परचेज करने के लिए फ्री हो गए मिताईस, और इस वजह से यहाँ पे इरप्ट हुआ वायलेंस। ओके, अब इस वायलेंस की वजह से क्या हुआ कि एक तो बीरेन सिंह सीएम थे मिताईस की तरफ से, तो स्टेट की पुलिस थोड़ा सा मिताईस की तरफ थोड़ी सॉफ्ट रही, तो इन्हें स्टेट से पुलिस सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। पॉलिटिकली ये लोग ऑलरेडी पावरफुल थे ही, तो पॉलिटिकल बैकिंग इनको मिल गई मिताईस को, और पुलिस के ही वेपन्स एंड आर्सेनल लूट करने लगे, और एक तरफ नहीं दोनों ही तरफ के लोग, कुकीज़ भी और ये लोग भी, और इनफैक्ट ऑटोमेटिक गन्स, इस टाइप के हैवी वेपन्स भी यूज़ किए गए। फिर हाई कोर्ट को अपनी गलती समझ में आई। 2024 फरवरी में उसने अपने ऑर्डर में वो जो पैराग्राफ लिखा था अबाउट दिस एसटी स्टेटस एंड रिजर्वेशन, उसने वो पैराग्राफ डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और यहाँ पर सोसाइटी के लेवल पर देयर वर क्लियर सोशल फॉल्ट लाइंस, और आपस में नफरत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वैली एरियाज़ में जो कुकीज़ रह रहे थे वो वापस चले गए हिल्स की तरफ, और हिल एरिया में जो थोड़े बहुत मिताईस रहते भी थे वो वापस आ गए यहाँ की तरफ, ठीक है। तो मिताईस वापस वैलीज़ में आ गए, तो आपस में नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और अब ये नफ़रत इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि ये वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेंटर ने अपनी तरफ से पूरी मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह डिप्लॉय कर दिए, लेकिन इनके बीच में जो इश्यूज़ हैं, जो नफ़रत बैठ चुकी है दिलों में, वो अब तक एज इट इज़ ही है। ओके, और ये सब हुआ बीरेन सिंह की इस सोच की वजह से कि ये 53% हिंदू वोट्स मेरे हो सकते हैं हमेशा के लिए, और इसके पीछे मिताईस की लस्ट थी, दैट इज़ लैंड ग्रैब करने की। कुकीज़ का जो हिली एरियाज़ था उसका लैंड ग्रैब करना चाहते थे ये लोग, और उस वजह से ये सारा वायलेंस हुआ। ओके, तो ये पूरी कहानी है मणिपुर के वायलेंस की। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आप देख लीजिए कि ये अभी तक चल रहा है कि ये लोग एक दूसरे को सब लोग मारे जा रहे हैं। ओके, और दूसरा कि मणिपुर के अभी भी जिन पार्ट्स में ब्लॉकेड है वहाँ पे देखिए आप एलपीजी सिलेंडर कितने का बिक रहा है, 5,000 रुपये का। ओके, तो यहाँ पर अब एक बात बताओ, ये जो हिली एरियाज़ में लैंड खरीदने की हवस जागी भी थी तो किसकी जागी होगी? उन्हीं लोगों की ना, हु आर ऑलरेडी रिच बिजनेसमैन, राइट, या फिर वही पॉलिटिशियंस जिनके पास बेहिसाब पैसा है।
ठीक है। देखिए इनके चक्कर में आज भुगत कौन रहा है, मणिपुर का आम आदमी। ऑलराइट, तो ये पूरी कहानी है इसकी, जो पेनफुल है और सबसे पेनफुल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 साल लग गए यहाँ पर एक्शन लेने में, और उसने मरने दिया लोगों को, दोनों तरफ के लोग मरे, एक तरफ के नहीं। और ये फॉल्ट लाइन अब इस तरीके लेवल तक पहुँच चुकी है कि ये कभी ठीक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, गॉड नोस। चलो आगे चलते हैं। नेत्रा, नेत्रा कुछ नहीं है, अवैक्स सिस्टम की बात की थी मैंने, जो हम लोग इसराइल के साथ मिलके भी बना रहे हैं अब तो हमने इंडिजिनसली भी एक अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, उसी का नाम है नेत्रा। ओके, और इसको फाइनली अप्रूव कौन करता है, सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस पर मैं आपको एक शॉर्ट नोट पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पे, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में एमसीक्यू के फॉर्म में आया तो आप उसको हैंडल कर लोगे। ओके, यहाँ पे हम ड्रग्स को क्यूआर कोड से रिलेट करेंगे ताकि हम फेक ड्रग्स को बाहर कर सकें। तो इसके लिए मैंने आपके साथ पहले इसके कुछ प्रोविज़न डिस्कस किए थे इस एक्ट के, हम दोबारा करेंगे बट किसी और दिन। ओके, इस एक्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे। अब देखिए ये जो ऐसे टॉपिक है ना, नेत्रा वेत्रा, इन पे यार प्लीज़, ये मैच वगैरह करने को तो आ सकते हैं पर इन पे कोई प्रॉपर एमसीक्यू नहीं आएगा कभी। ओके, कि इनमें से कौन इंडिजिनस है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2026 में। तो इन पे ना फालतू लंबे लंबे शॉर्ट नोट मत पढ़ा करो कि इधर उधर कोई कोचिंग ने दे दिया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। यूज़ योर ओन ब्रेन। पुरी एंड ईरान मिनिस्टर होल्ड टॉक्स आफ्टर ईयर्स ऑफ कटिल ट्रेड। तो मैंने आपके साथ कह ही दिया है कि हमें क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि हम दोबारा अगर ये डील जो कि ऑलरेडी फ्रेजाइल है, कभी ना कभी वो ब्रेक होगी, उसके बाद हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर अटैक ना हो। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। नाटो अलाइज फेल टू सपोर्ट यूएस इन द ईरान वॉर, ये ट्रंप का कहना है। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि नाटो अलाइज ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन ये वॉर भी बेवजह ही थी, वो इसराइल के प्रेशर में हुई थी। तो यहाँ पे ट्रंप नाराज़ है नाटो से, और वो कहता है कि 75% जो फंडिंग है ट्रंप नाटो के खर्चे की, वो अकेला यूएसए देता है। और किसके अगेंस्ट दे रहा है, हम क्यों दे रहे हैं, हम यूरोप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे, रशिया से। ठीक है, तो उसका ये कहना है अगर मैं आपको प्रोटेक्ट करने आ रहा हूँ तो, और पैसे भी मैं ही लगाऊँ, ठीक है, तो वो हमेशा से डिमांड करता रहा है कि नाटो मेंबर्स अपनी फंडिंग बढ़ाएं, वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, और नहीं तो फिर मुझे पे करें, वरना ट्रंप ने क्लियर कह दिया था, आई विल आस्क दी पुतिन टू अटैक दिस यूरोपियंस। एनीवे, लेबनन, लेबनन ही वो पॉइंट है जहाँ पे अगर पीस नहीं आया तो ये डील ब्रेक होगी। और फ्रांस इटली ने भी कहा है कि यहाँ से जब यूएन की पीस कीपिंग मिशन निकल जाएगा तो हम लोग एक मल्टीनेशनल कोलिशन बना के यहाँ पे आर्म फोर्सेस रख सकते हैं लेबनन में, ताकि यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश किया जा सके वापस। फ्रांस एंड इटली वांट टू सेटअप ए मल्टीनेशनल कोलिशन टू सक्सीड द यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन लेबनन। ओके, दूसरा, अब इस पॉइंट को आप जरा दूसरी नज़र से सोचिए कि मैंने आपसे कहा था कि वीटो पावर वाली जो कंडीशन में फ्रांस ही एक अलग है, और जब मैंने इसका रिलेशन डिस्कस किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि फ्रांस एक यूनिक कंट्री है, इसके साथ हमारे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ओके, और इसकी और हमारी मेंटेलिटी भी काफ़ी हद तक सेम है कि हमें क्या चाहिए वर्ल्ड में, तो वो भी हमारी ही तरह एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। ऑलराइट, सो फ्रांस इज समथिंग विच कैन रिलेट टू इंडिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ कर सकते हो अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आपके पास पॉइंट्स की कमी हो रही है। ये यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन हमारे यहाँ जो बढ़ती जा रही है, तो उनके इंश्योरेंस पे बात है, लेकिन इंश्योरेंस में दो डेफिनेशन आपको बहुत कंफ्यूज करती है। एक है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन और दूसरा है इंश्योरेंस की डेंसिटी। देखिए पेनिट्रेशन होता है कि आखिर हम अपने इंश्योरेंस को पॉपुलेशन अपनी इकॉनमी के कितने % लोगों तक पहुँचा पाएँ। ओके, तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर है, और वो भी एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे जस्ट 3.7%। ओके, और दूसरा इंश्योरेंस डेंसिटी होती है, यानी कि हम एक इंडिविजुअल पर कितना खर्च कर रहे हैं इंश्योरेंस पे। ओके, सो इंडिया का इंश्योरेंस डेंसिटी है जस्ट $97 पर कैपिटा। Alright, that is how much is spent on insurance per person in the country. It indicates the level of deep financial awareness per individual. लेकिन इसके लिए सिर्फ लोग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पैसा देती नहीं है। ओके, तो ये दो टर्म्स क्लियर रखिएगा एमसीक्यू के लिए कभी पूछा जाए तो। अब मैं आपके पास चलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि मुझे आपके साथ वो वेनेजुएला वाला इशू डिस्कस करना है जो वहाँ पर भूकंप आया है, बस एक वही इशू उसमें काम का है। ओके, ये ट्विन कैक्स वगैरह, ये आप लोग बस एज अ फॉर्डर मटेरियल कहीं यूज़ कीजिएगा कि अमेज़ॉन वही अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर वगैरह में इन्वेस्टमेंट और बढ़ा रहा है, और ये इसने कहा है कि मैं 2030 तक $48 बिलियन तक इन्वेस्ट करूंगा इंडिया में। 35 तो लास्ट ईयर कमिट कर दिया था उसने। तो यहाँ पर ये अपने डेटा सेंटर कैपेसिटी को और बढ़ा रहा है। मुंबई और हैदराबाद में इसने अपने डेटा सेंटर खोले हुए हैं। ओके, बट फिर वही डेटा सेंटर के साथ जो
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और वो सारी चीज़ें आएंगी, वही सब इसमें यूज़ कर सकते हो। हम चलते हैं वो उस पर CCPA। ये आपका कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। इस पर मैं आपको शॉर्ट नोट टेलीग्राम में दे दूंगा डायरेक्ट, बस आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना उसका कंपोजिशन वगैरह क्या है, टेन्योर एंड सो ऑन। चलो, ये सब आपने अपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा। ओके, ये आपकी जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो स्लाइड करके भी निकल सकती हैं एक दूसरे को, या जो ब्लॉक्स होते हैं, जब हम ब्लॉक माउंटेन पढ़ते हैं हम ये कहते हैं ना कि कोई सा एरिया अपलिफ्ट कर गया, कोई सा डाउनवर्ड चला गया। ओके, तो यही सब कहलाता है। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, जहाँ पे जो ऊपर का ब्लॉक है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, और एक होता है रिवर्स वाला, यानी कि जो ऊपर का ब्लॉक है वो और ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तब जाके ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। ये सब आपने ज्योग्राफी की NCERT में पढ़ा होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। अच्छा, पहले तो कैपिटल आई होप आपको पता ही होगी, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकास एंड कोलंबिया की है बोगोटा। ओके, और उसके अलावा कराकास के अलावा और भी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, मिरांडा, लागुआरा, अरागुआ, काराबोबो एंड फाल्कन। बट मुझे लगता है कि सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ के नाम याद रख लेना, अगर कभी मैच द फॉलोइंग में दिया तो ठीक। और कल हमने देखा था इतूरी एंड कंपाला, इबोला के रिस्पेक्ट में ना। कंपाला कहाँ था? युगांडा में, और इतूरी कहाँ था आपका? DRC में। ठीक है, वो इबोला की वजह से न्यूज़ में रही। कराकास, बोगोटा, मिरांडा, ये सब इस अर्थक्वेक की वजह से रही। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब सिंपल होता है कि एक के बाद एक 2 अर्थक्वेक आए, कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट के फ़र्क से आते हैं और लगभग सेम इंटेंसिटी के होते हैं। ओके, अर्थक्वेक्स ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड that originate from the distinct but closely related ruptures and occur in quick succession। तो ये डबलेट्स होते हैं। ऐसे ही कई बार ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं, तो वो ट्रिपलेट्स भी सेम चीज़ है कि एक के बाद एक आते हैं। These 2 plates can slide horizontally past each other along the fault, this is called as strike split fault। ठीक है, अगर ये दोनों प्लेट स्लाइड कर जाती हैं एक दूसरे को, इसी को कहते हैं स्ट्राइक स्प्लिट फॉल्ट। ओके, तो क्या ये पहली बार हुआ है डबलेट्स? नहीं, 2023 में टर्की और सीरिया में जो आया था वो भी यही था, और उससे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया में आया था ट्रिपलेट्स, जहाँ आधे घंटे के अंदर ही 3 अर्थक्वेक फेस किए गए थे। अब ये है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स, जो आपने पहले भी देखी है। मेजर प्लेट्स आप सबको पता है, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये हैं हमारी मेजर। लेकिन जो माइनर हैं उन पे ध्यान दीजिए। अब फिलीपींस प्लेट, जुआन डी फूका, ये अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पर है। कोकोस प्लेट, ये सेंट्रल अमेरिका के पास है, ये वाली। और नास्का प्लेट, ये सदर्न अमेरिका के वेस्ट साइड में। ओके, तो ये माइनर प्लेट्स कहलाती हैं। फिलीपींस प्लेट, जुआन डी फूका, कोकोस प्लेट एंड नास्का प्लेट, ये चारों याद रखोगे। ओके, उसके अलावा यहाँ पे अरेबियन प्लेट भी एक छोटी सी प्लेट कहलाती है, ये भी आपकी माइनर प्लेट में ही आती है, और ये है वो कैरिबियन प्लेट। और वेनेजुएला लोकेट करता है यहाँ कहीं आपका। ओके, सो ये जो माइनर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट सबको याद रह जाती हैं, बट ये माइनर प्लेट्स की लोकेशन में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, स्पेशली कोकोस और नास्का प्लेट की लोकेशन में मैंने बच्चों को कई बार कंफ्यूज होते देखा है। ओके, सो कोकोस इज सेंट्रल अमेरिका के पास है ये यहाँ, और नास्का आपकी सदर्न अमेरिका के पास है। क्लियर? तो ये माइनर प्लेट्स याद रखिएगा। और उसके बाद एक सिंपल से टर्म आते हैं फोकस एंड एपिसेंटर। तो फोकस वो जगह होती है अंडर द ग्राउंड जहाँ से ट्रेमर्स शुरू हुए, और ट्रेमर्स उसके फोकस के ऊपर सरफेस पे जिस जगह पे आते हैं उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ओके, सो फोकस और एपिसेंटर में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद RBI ने वो कैपिटल FPI रोकने के लिए कुछ मेजर्स लिए थे, उन सब ने असर दिखाया अपना, और सरकार ने 2 ही हफ्ते में उतनी FPI मनी जुटा ली जितनी कि 8 महीने में आई थी। मेजर्स क्या लिए थे? हम आप पे लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा देंगे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होल्ड कर रहे हो। हम आप पे विथ होल्डिंग टैक्स भी लगा देंगे जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ओके, तो करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर तक का इसमें आ सकता है। अब ये ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको ये प्रीलिम्स के टाइम भी कराया था, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जब इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंक्लूड कर ली जाएंगी, अभी इसने डेफर कर दी है थोड़े टाइम के लिए कि अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब ये इंक्लूड कर दी जाएंगी तो इंडिया की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इनमें और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। ओके, और क्योंकि फिर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें जो इंटरेस्ट देना होगा वो कम देना होगा, यानी कि सरकार पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट का खर्चा पड़ता है वो कम हो जाएगा। ओके, और ये मैंने आपको समझा ही दिया था न्यूज़ डिस्कशन में कि जो यील्ड होती है इट इज़ जस्ट अपोजिट द प्राइस।
ओके, तो ये ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में जब भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड होंगी तो इससे हमारे यहाँ डॉलर इनफ्लो यानी कि एफपीआई और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके साथ एफसीआरए दोबारा डिस्कस कर दूंगा, और इसके अलावा कोई टॉपिक अगर मुझे काम का लगेगा तो वो भी करूंगा। बट उससे पहले मुझे आपके साथ मेंस 450 प्लस का एक और वीडियो करना है। अगर आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अगर आज हो पाया तो आज, नहीं तो फिर कल करेंगे इसको। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।